13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी की धूप खिली हुई थी। हजारों किसान और परिवार त्योहार मनाने आ रहे थे। इन तस्वीरों में उस समय की सहजता दिखती है। लोग पारंपरिक कपड़ों में आंगन में जमा थे, माहौल में शांति थी। हजारों की इस तादाद में वे लोग भी शामिल थे जो शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने जमा हुए थे। ये शांतिपूर्ण सभा रॉलेट एक्ट के साए में हो रही थी। ये एक ऐसा कानून था जिसने अंग्रेजी प्रशासन को बड़ा अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट या सुनवाई के अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकें। त्योहार की खुशी और दमनकारी कानून का विरोध, इन इरादों ने मिलकर एक ऐसी भीड़ खड़ी कर दी थी जो अपनी सुरक्षा से बेखबर थी। मैदान के भूगोल को समझें तो ये पूरी जगह ऊंची ईंटों के दीवारों से घिरे एक बंद संरचना थी। इस पूरे परिसर में आने जाने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था जहां से एक साथ कुछ ही लोग गुजर सकते थे। आज भी इन ईंटों को देखने पर जगह की घुटन महसूस होती है। ये गली इतनी तंग थी कि भीड़ का निकलना लगभग नामुमकिन था। जिस वक्त अंदर लोग चर्चाओं में व्यस्त थे, हथियारों से लैस सैनिकों की कैप एक टुकड़ी उसी इकलौते रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। जलियांवाला बाग की यही बनावट जो बाहर के शोर से इसे अलग करती थी, अब इसे एक ऐसे जाल में बदल चुकी थी जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक हवा में भारी जूतों के मार्च करने की आवाज गूंजी। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ मुख्य द्वार को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस निहत्थी भीड़ का सामना किया। उसके हाव भाव में किसी बातचीत या नरमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सेना के प्रोटोकॉल के विपरीत वहां मौजूद लोगों को वहां से हटने की कोई चेतावनी नहीं दी गई। उन्हें वहां से जाने के लिए एक सेकंड का समय भी नहीं मिला। डायर ने अपनी टुकड़ी को सीधे गोली चलाने का आदेश दिया। शांतिपूर्ण सभा की आवाज़ें अचानक राइफलों की गूंज में दब गईं। बाहर निकलने का रास्ता बंद करना और बिना चेतावनी फायरिंग करना इस कार्रवाई को दंगों को रोकने की कोशिश नहीं बल्कि एक सुनियोजित कत्लेआम बना देता है। गोली न चलने के साथ ही भगदड़ मच गई। लोग घबराहट में उन दीवारों की ओर भागे जिन्हें पार करना असंभव था, और सैनिकों ने उन्हीं दीवारों की तरफ निशाना साधना जारी रखा। दीवारों पर ये सफ़ेद घेरे आज भी गवाह हैं कि गोलियां ठीक उन जगहों पर चलाई गई थीं जहां लोग छिपने या दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे। जब कहीं और छिपने की जगह नहीं मिली तो अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में लोग मैदान के इस इकलौते कुएं में कूद गए। फायरिंग बिना रुके पूरे 10 मिनट तक चलती रही। इस दौरान करीब 1650 राउंड गोलियां सीधे लोगों के सीनों और पीठ पर दागी गईं। गोलियों की आवाज़ तब थमी जब सैनिकों के पास असलहा खत्म हो गया। मानवता या रहम की वजह से नहीं बल्कि तकनीकी कमी के कारण फायरिंग रोकी गई। शाम ढलते ही मैदान में एक भयावह सन्नाटा पसर गया जो केवल घायलों की कराहों से टूट रहा था। शहर में उसी रात फौरन मिलिट्री कर्फ्यू लगा दिया गया। गलियों में गश्त तेज कर दी गई और किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। इस कर्फ्यू के कारण घायलों तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी। अपनों की तलाश में निकले परिवारों को वापस भेज दिया गया, जिससे कई लोगों ने इलाज के अभाव में रात भर तड़प कर दम तोड़ दिया। जलियांवाला बाग की त्रासदी केवल उन 10 मिनटों की फायरिंग तक सीमित नहीं थी। असली क्रूरता उस प्रशासनिक फैसले में थी जिसने रात के अंधेरे में घायलों को बुनियादी मदद से भी वंचित रखा। इस भारी बल प्रयोग का उद्देश्य भारतीय प्रतिरोध की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाना था, लेकिन ज़मीनी हकीकत ने इस रणनीति को पूरी तरह उलट दिया। इस नरसंहार की खबर जैसे जैसे पूरे देश में फैली, अंग्रेज़ी हुकूमत की न्यायप्रियता का भ्रम पूरी तरह टूट गया। साझा दुख और आक्रोश ने अलग अलग विचारधाराओं को एक मंच पर ला खड़ा किया। इस एकता ने आज़ादी की मांग को एक ऐसी धार दी जिसने आने वाले दशकों के लिए जन आंदोलन का चेहरा